हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं गुनीत कौर जी। ये 9 to 5 जॉब भी करते हैं और साथ में अपनी एक बिज़नेस भी चलाते हैं और ये एक क्लोथिंग ब्रांड है, साड़ी का ब्रांड है और ब्रांड का नाम है पावर पल्लू। तो अलग ही लेवल का नाम है। जब आप साड़ी को बांधते हो तो अलग ही पावर आ जाती है। अच्छा, हमने हाँ। इसका कैप्शन भी रखा है, सो ड्रेप योर पावर एवरी डे। तो अलग ही लेवल का नाम है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इनका सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस, साथ में ये जो लिंक्डइन पर पोस्ट करते हैं उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस, बहुत यूनिक पोस्ट होता है इनका। और साथ में ब्रांड कैसे बनाते हैं, क्लोथिंग ब्रांड कैसे बनाते हैं, ये सब जानेंगे। और साथ में क्या डिफ़िकल्टी आती है कि 9 to 5 जॉब करते हुए बिज़नेस कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सब सीखने वाले हैं। वैसे तो एंड तक बने रहना, काफ़ी चीज़ें पता चलेगी। बहुत ही बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रो तो मैंने दे दिया है, पर आपके तरफ से अगर हो तो ज़्यादा पता चलेगा। It would be best. So, hello everyone. I'm Guneet. I'm a working professional and I'm also running a brand named as Power Pallu. So, if I talk about mine, I belongs to a small city like Kanpur. So, there are बहुत सारी opportunities नहीं है वहाँ पर. So, that's why I moved to Delhi, metro city. और आई वॉज लाइक योर ओनली कि मतलब आप लोग की तरीके ही थी मैं भी, कि बस यार किसी तरीके मुझे एक कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाए एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड जब जॉब करना स्टार्ट कर दिया, कॉर्पोरेट में जॉब मिल गई, तो वो 7 years हो गए मुझे जॉब करते करते। तो एक जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स होते हैं ना, इनकी लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं हुई। आप एक अलग ही रैट रेस में चलते रहते हो। जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हो तो आपकी अलग ही एक रैट रेस चलती रहती है और वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो उसके साथ ही मैंने अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट किया। इट्स बीन अ कपल ऑफ मंथ्स, अभी मई में स्टार्ट किया है, नेम्ड एज पावर पल्लू। तो बचपन में ऐसा कभी आपने सोचा था कि आगे जाके एक ब्रांड बनाऊंगा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। सो मैंने तो ये सोचा था कि एज यूजुअल जैसा हमारी फैमिली में होता है कि सारी लड़कियों की शादी हो जाती है एंड बस सेटल डाउन हो जाते हैं, हस्बैंड आपका कमा के लाता है एंड आप खाते हो, घर में सबको देखते हो। बस मैंने अपने आप को हमेशा एज अ हाउस वाइफ ही इमेजिन किया था। कभी मैंने नहीं सोचा था कि आई मूव टू दिल्ली और मैं साथ में जॉब करूँगी। और जब जॉब करने लगी तो कभी नहीं सोचा कि साथ में अपना ब्रांड स्टार्ट करूँगी और साथ में ब्रांड, कंटेंट, ये सब कुछ मैनेज करूँगी। बट ठीक है। आपका आइडिया कब आया है पावर पल्लू का? सो ये आइडिया की अगर आप बात करो कि ये आइडिया आया कैसे, तो वंस आई वॉज इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में थी मैं। सो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, अभी AI के थ्रू ले ऑफ्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारी MNC कंपनीज़ हैं जो ले ऑफ कर रही हैं और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट फाइनेंस और इट्स अबाउट अनदर कंपनी। आई थिंक हर कंपनी का कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद एवरीवन। वहाँ पे सारे बैठे हुए थे ऑफिस के और वहाँ पर एक बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि यार हमारे ना ले ऑफ्स होने वाले हैं और बहुत जल्दी ले ऑफ करने वाले हैं। अभी 10 लोगों का ले ऑफ हो गया। बहुत अच्छा काम करते थे बट सडन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम ऑटोमेट कर सकते हैं एंड उन्होंने ले ऑफ कर दिया उनका। तो आई वॉज जस्ट लाइक कि वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि मैं घर पे भी जाके एज अ गर्ल ना, हम हर चीज़ को बहुत डीपली सोचते हो। मतलब लड़के भी सोचते हैं बट एज अ गर्ल मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा सोचते हो, आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हो। यार व्हाट इफ़ अगर मेरे पास कल जॉब नहीं हुई, कल इन्होंने मुझे कह दिया कि मैडम आपका तो हमने ले ऑफ कर दिया है, तो कल से आप आना नहीं। सडन बहुत ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोगों का ऐसा ले ऑफ हुआ है कि आप सुबह मॉर्निंग में ऑफिस गए हो और वहाँ पर एक मेल आई हुई है, मेल पड़ी हुई है कि टुडे इज़ योर लास्ट वर्किंग डे, प्लीज़ पैक योर बैग्स। सो उस दिन आई थॉट कि आई हैव टू रन अ बिजनेस, कुछ ना कुछ साइड में। ठीक है, कॉर्पोरेट से आप सारी चीज़ें सीखते हो एंड आई एम नॉट सेइंग कि कॉर्पोरेट इज़ बैड, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको ना साथ में सोचना पड़ता है साइड में कुछ। तो बस दैट्स व्हाई पावर पल्लू। तो पहली बार ये सोचने में डर नहीं लगा? क्योंकि बहुत डर होता है लोगों में कि वो जो आइस ब्रेकिंग फेज होता है कि हम पहली बार कैसे सोच सकते हैं, एकदम रूह कांप जाती है लोगों की। मेरी आज भी कांपती है कि कैसे, मतलब बिजनेस कैसे करें, जॉब कैसे छोड़ दें। सो दैट्स वाई मैंने जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। इसीलिए बस मैंने जॉब नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि
ना दूर से सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यू कैन रन अ बिजनेस, बट इट्स नॉट इजी टू रन अ बिजनेस. आपको बिजनेस में ना बहुत सारे कहते हैं कि वो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. लाइक जॉब आप जब करते हो तो आपको ये होता है कि संडे मेरा ऑफ है, सैटरडे मेरा ऑफ है, वीकेंड है मेरा ऑफ है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं एक सीरीज लगाऊंगा नेटफ्लिक्स पे और बढ़िया पिज्जा ऑर्डर करूंगा, खाऊंगा और सीरीज देखूंगा. बट ऐसा नहीं होता है. आप जब बिजनेस करते हो ना तो आपको अपना वीकेंड और सारी चीज़ें आपको भूलनी पड़ती हैं. और सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको भूलना पड़ता है कि लोग आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स, वेदर इट्स योर फैमिली. मतलब हर कोई क्वेश्चन करेगा, अब बिजनेस चलाना है, अब तुम्हें बिजनेस चलाना है, अब तुम्हें ये करना है. तो हमेशा इट्स माई एडवाइस कि अपने दिमाग से काम करो, डू हार्ड वर्क, बाकी सारी चीज़ें तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं. देयर इज़ माई मदर एंड माई ब्रदर. और रिलेटिव्स में मैंने कभी किसी को बताया नहीं क्योंकि आई थिंक कि रिलेटिव्स आपका कभी ना अच्छा सोचते ही नहीं है कि हाँ ठीक है कि शी विल डू गुड या ही विल डू गुड. उनको कोई मतलब नहीं होता. उनको कोई मतलब नहीं होता. सो माई मदर रिएक्शन वॉज, तू साड़ी का बिजनेस करेगी, कैसे करेगी. उनको मतलब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं बिजनेस कर रही हूँ. उनका एक कंसर्न बस ये था कि हाउ विल यू डू द बिजनेस, हाउ विल यू मैनेज द बिजनेस विद योर जॉब. मतलब तुम थक जाओगी, हाउ विल यू मैनेज एवरीथिंग. उनका ये क्वेश्चन था. तो बट ठीक है. और मेरे भाई का रिएक्शन वॉज कि ठीक है तू कर लेगी, कर ले. तो इतना तो नहीं रहा. बाकी रिलेटिव्स को मैंने बताया नहीं. और फ्रेंड्स का रिएक्शन वॉज वेरी बैड. कैसे करेगी, पता नहीं कुछ भी कर रही है. तो ठीक है, रिएक्शन तो आते रहेंगे. टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है आपका 9 to 5, साथ में ये भी? सो इफ यू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, दिस इज लाइक ना हिलेरियस. मतलब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ 6:30 in the morning एंड 6:30 आई विल कुक माई फूड कि मुझे ऑफिस क्या लेके जाना है एंड ऑल. आई विल कुक माई ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग. फर्स्ट आई डू अ मेडिटेशन ऑफ 10 or 15 minutes और आफ्टर दिस आई विल पैक माई फूड, क्योंकि हेल्थ के साथ मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए. क्योंकि आई रियली बिलीव कि आप जो खाते हो या जो आप अपनी जितनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, आप उतना ही फोकस आप अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे भी कर पाते हो. कहीं ना कहीं आपका हेल्थ का बहुत बड़ा रिलेशन है. देन उसके बाद आई वेंट फॉर ऑफिस. जॉब के लिए मैं अपनी चली जाती हूँ. सो 9 to 5 मेरा जॉब टाइमिंग है. आफ्टर 5 आई विल बी बैक आफ्टर 5 or 5:15. उसके बाद आई प्रिपेयर माई कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग, वेदर इट्स फॉर इंस्टाग्राम और वेदर इट्स फॉर लिंक्डइन. 1 घंटे में उसको प्रिपेयर करती हूँ. उसके बाद आई टेक अ पिलाटे क्लास एट 7 or 7:30. फिर उसके बाद उसके आने के बाद में देन फ्रेशन अप होने के बाद में इट्स माई टर्न ऑफ बिजनेस. तो उसके बाद जो भी इन्वेंट्री मैनेज करनी है या टाइम, यस, उसके बाद आफ्टर 8 or 9 आई डू एवरीथिंग फॉर माई बिजनेस टिल 10:30 or 11, जो भी टाइम होता है मेरे पास. लिंक्डइन के लिए इफ़ आई टॉक अबाउट मतलब ऑनेस्टली, जो भी मेरे दिमाग में जब भी जो चीज़ होती है, आई जस्ट राइट इट डाउन, वेदर इट्स ऑन लिंक्डइन और वेदर इट्स इन माई डायरी. जो भी मेरे दिमाग में चीज़ें हैं, आई विल जस्ट राइट इट डाउन. उसके बाद वीक में एक बार मैंने लिख लिया, या समटाइम्स मैंने मतलब वीक में 2 या 3 टाइम्स में टाइम निकाल के लिख लेती हूँ कि हाँ जस्ट राइट इट डाउन एवरीथिंग. और एक बार में स्केड्यूल हो जाता है. हाँ, स्केड्यूल कर देती हूँ. और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्केड्यूल नहीं भी आपने किया है तो आप हमेशा नहीं कर सकते हो, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट. कि आप हर हफ्ते, आप सालों से वही रूटीन लेकर आ रहे हो कि हर हफ्ते मुझे स्केड्यूल करना है, तो नहीं हो पाता है. तो समटाइम्स व्हाट आई डू इज कि स्केड्यूल करने के बजाय मैं लिख लेती हूँ. अगर कभी ऐसा मिस हो जाता है तो रोज़ ही लिख लेती हूँ फिर. ओके. और हेटर्स वगैरह हेट कमेंट डालते हैं उस पर? हाँ, हेटर्स का तो मुझे नहीं पता, बट मैं वैसे बात करूँ तो लाइक लड़कों के कमेंट बहुत ज़्यादा बुरे आते हैं. मैं आपको बता भी नहीं सकती. लाइक कोई कुछ भी कमेंट करता है एंड लोगों की ये मेंटालिटी सेट है कि इफ़ यू आर अ गर्ल तो यू आर जस्ट पोस्टिंग योर पिक्चर विद योर पोस्ट, और इसीलिए तुम्हारे लाइक्स आ रहे हैं, इसीलिए आगे यू आर ग्रोइंग. बट अगर आप देखोगे ना तो इट्स नॉट ओनली अबाउट गर्ल्स. बहुत सारे लड़के ऐसे हैं. आप अंकुर वारिको को ले लो, राष्ट्र मामी ले लो, ये सब क्या है? सब लड़के ही तो हैं. दे आर ग्रोइंग. तो बट वही है ना कि हमारी जनरेशन ने वो एक माइंडसेट अपना बना रखा है कि नहीं, दिस इज अ गर्ल और दिस इज शी इज, इसको ऐसे नहीं रहना चाहिए, इसको ऐसे रहना चाहिए. इसको ऐसे रहना चाहिए. तो हेटर्स को आप क्या जवाब देना चाहोगे? मुंह तोड़ जवाब.
हेटर्स को तो मैं यही जवाब दूंगी, ठीक है तुम हेट करते रहो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है मैं हेट करूंगा और ऐसे करूंगा तो ठीक है तुम करते रहो, बट जिसको जो करना है वो तो वो करेगा ही करेगा। सो जब आप एक इस लेवल पे आ जाते हो ना कि नहीं मुझे जो करना है मैं तो वो करके ही रहूंगी या मैं करूंगी तो ठीक है, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितने ज्यादा हेटर्स हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका बिल्कुल एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो अभी मेरे साथ वही है। तो लिंक्डइन पे जो कंटेंट आप क्रिएट करते हो तो आइडिएशन प्रोसेस कैसे होता है, मतलब आइडिया कहाँ से आता है, किस बारे में पोस्ट डालना है और लिखते कैसे हो? सो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन लिंक्डइन तो तब तो मेरा ये था कि लोग बोलते थे ना आपका एक नीश होना चाहिए। आप कंटेंट राइटिंग में तभी ग्रो कर सकते हो जब आपका एक नीश होगा, वेदर आप कॉर्पोरेट ले लो या फिर आप फाइनेंस ले लो या आप कुछ और ले लो। तो पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मैं मोस्टली कॉर्पोरेट के बारे में ही लिखती थी, बट अभी जो मैंने शुरू कर दिया है वो मेरा सारा रियल लाइफ का होता है। व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, क्या चीज़ें मेरे बिजनेस में हो रही हैं और क्या चीज़ें मैं अपने ऑफिस में ऑब्जर्व कर रही हूँ, या फॉर एग्जांपल मेरे किसी फ्रेंड ने ही बोला किसी चीज़ के बारे में तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, तो उसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव देते हुए लोगों के मांग लेती हूँ। तो दिस इज़ ऑल थिंग्स आर रियल लाइफ बेस्ड। अगर किसी को फाउंडर बनना है तो स्टार्टिंग में क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे क्लोथिंग ब्रांड ही बनाना है किसी को, तो स्टार्टिंग के कुछ महीने का स्टेप्स क्या होना चाहिए? सी स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स ये होने चाहिए कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप क्या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। इफ आई एम रनिंग अ क्लोथिंग ब्रांड, साड़ी ब्रांड, तो साड़ी बाजार में बहुत सारी मिलती हैं। मतलब पता नहीं, मैंने एक दिन पढ़ा था 60,000 समथिंग करोड़ का मार्केट है साड़ी का। तो उसमें आपको अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है पहली चीज़ तो, और आपको दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आप कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। द मेन थिंग इज, क्योंकि हर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर आप फूड की बात कर लो, आप क्लोथिंग की बात कर लो, हर कोई हर बिजनेस कर रहा है, बट आपको अपने प्रोडक्ट को अलग बनाना पड़ेगा और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। सेकंड आते हैं प्राइसिंग पे। प्राइसिंग को लेकर हमें लगता है कि बाहर उतने का मिल रहा है तो हमें भी उतने का बेचना चाहिए, या हम एक काम करें जो साइकोलॉजी कहती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें मार्केट में 100 रुपये की चीज़ मिल रही है, वो सेम बंदा 100 की बेच रहा है तो हम 50 रुपीज़ की बेच दें, तो इससे हमारी सेल भी होगी और इससे हमारा मार्केट में ब्रांड एग्जिस्ट भी करेगा। बट मैंने अभी तक, मुझे 3 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स, मैंने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया। मार्केट में अगर कोई साड़ी 2000 की बिक रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं 2000 की बेचूं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है मेरा कि जितनी मेरी कॉस्टिंग आई है उसका एटलीस्ट 5 to 10% तो मैं प्रॉफिट या ROI लेके चलूँ कि इन केस मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट्स कैसे बनाऊंगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप ये मत देखो कि बाकी आप अपने कंपटीटर्स को देखो, बट लेकिन कभी भी उनसे कंपेयर मत करो कि वो क्या करें, क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब कंपटीटर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो जैसे कर रहा है हमें वैसे करना है, बल्कि जो हम कर रहे हैं ना उसका आंसर हमें सामने ही होता है हमारे। जैसे दिल्ली NCR जैसे शहर में, वैसे तो ये है बहुत बड़ा, पर बहुत मैक्सिमम जनता जो है इंडिया की वो टायर 3 टायर 2 सिटीज़ में है, तो उसके लिए भी बताइए। और दिल्ली NCR में किसी को अगर अपना कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये भी बताइए कि ऑनलाइन खोलना चाहिए कि ऑफलाइन खोलना चाहिए। वैसे तो कई क्वेश्चन मैंने सीरीज़ में बोल दिए, लेकिन कैसे क्या प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, अगर हम ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो पहले का प्रोसेस यही था कि आप ऑफलाइन बिजनेस करो जाकर। ऑफलाइन बोले तो शॉप, राइट, शॉप ले लो। पहले का जो बिजनेस प्रोसेस था वो यही था कि आप एक शॉप ले लो और शॉप लेकर उसका आप अच्छा सा इंटीरियर कराओ, 2-3 स्टाफ हायर करो, नहीं 3 तो एटलीस्ट 1 या 2 स्टाफ तो हायर करो, उसके बाद स्टॉक लेके आओ, उसके बाद इन्वेंट्री लेकर आओ। दैट्स द होल प्रोसेस। बट आज के टाइम में इफ़ यू वॉन्ट माई ओपिनियन तो आई विल से कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की और इतना बड़ा रिस्क लेने की। क्योंकि द रीज़न बिहाइंड इज़ ना कि आप देखोगे आज के टाइम में जिनकी शॉप्स हैं भी वो फोकस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो फर्स्ट आप क्या करो, अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बिल्ड करो कि आपका ब्रांड करता क्या है। आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बिल्ड करो, पहली चीज। दूसरा, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताओ कि वो आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तीसरा, कस्टमर्स के ओपिनियन लो, लोगों के ओपिनियन लो उस पे, तो आधी प्रॉब्लम आपकी वही सॉल्व हो जाएगी।
और इसमें आपका ऑब्वियसली खर्चा भी नहीं होगा, मेहनत बहुत होगी, बट जो पैसा आपका शॉप की रेंट, भाई सिंपल सी चीज़ है, आप जब शॉप लेने जाते हो तो आप 6 महीने का पहले रेंट आपको एडवांस देना पड़ता है, इकट्ठा आपका 2-3 लाख का खर्चा है। वही आप 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करो एडवर्टीजमेंट में और स्टॉक रखने में, अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने में, वहीं से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कितना, अगर किसी को कोई बजट लेके चलना हो तो कितना बजट लेके चल सकता है, चलना चाहिए इन जनरल? देखो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो अपना बिजनेस सिर्फ 20,000 रुपीज़ में स्टार्ट किया था। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज़ में। क्योंकि आपको ना पहले मार्केट देखनी पड़ती है कि कैसे क्या चल रहा है, उसके बाद आप अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो। उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी 50,000, अभी मैं 1.5 और 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इसलिए स्टार्टिंग के लिए कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोगों को लगता है कि 2 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, हम तभी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इफ़ यू हैव 20,000 और 30,000, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, जस्ट स्टार्ट करके देखो क्या होगा, या तो वेस्ट हो जाएंगे या तो आप कुछ कर लोगे लाइफ में। yes. लेकिन सेल्स लाने के लिए डिफ़िकल्टीज आती है। ऑफलाइन मान लो कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं दुकान पे जाके बेचूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अच्छा ब्रांड बनाना है, तो उनको इनिशियली सेल्स आए, थोड़े पैसे रेवेन्यू बने, उसके लिए क्या करे वो? देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ ना, तो स्टार्टिंग में 6 महीने आप भूल जाओ, 3 से 6 महीने आप भूल जाओ कि आपके पास सेल्स आएगी। समटाइम्स होता है कि आपके पास सेल्स आती भी है और समटाइम्स ऐसा होता है सेल्स नहीं भी आती। नहीं आती स्टार्टिंग में तो क्या होता है, आपके फ्रेंड्स लेते हैं, आपके घर वाले आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, आपके फ्रेंड्स ले लेते हैं। और आप देखो ना दुकान पे भी, मतलब जितना मुझे आइडिया है कि अगर आप कोई दुकान भी खोलते हो तो ज़रूरी नहीं होती कि आप हर महीने उसको बेच रहे हो प्रोडक्ट को और हर महीने आपकी सेल उतनी हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप सेल करना चाहते हो, आप एक काम ये कर सकते हो, आज के टाइम में सबसे अच्छा है D2C मार्केट। आप अपना अमेज़ॉन पे रजिस्टर कर दो बिजनेस, मिंत्रा पे रजिस्टर कर दो, फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर दो, साथ में अपनी वेबसाइट बनाओ, साथ में सोशल मीडिया पे फोकस करो, तो उससे सेल और रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। रील बना के हो सकता है? हाँ, रील बनाने से भी हो सकता है, अगर आप अच्छे से बना रहे हो और रीच आपकी अच्छी जा रही है तो यस, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल इन टुडे लाइफ्स। लिंक्डइन से तो नहीं हो सकता? लिंक्डइन से भी हो सकता है। साड़ी खरीद सकते हैं लोग? हाँ, खरीद सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि लोग साड़ी खरीदें, बट यू नेवर नो कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपके ब्रांड के लिए क्या अच्छी चीज़ हो जाए। ब्रांडिंग तो हो सकती है। यस, तो आप, वही मैंने बोला ना कि आपको अपनी पहले ब्रांड की आइडेंटिटी बनानी है। उसके लिए आप फिर लिंक्डइन यूज़ करो, या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ करो, या फिर आप कुछ भी यूज़ करो। जब ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड हो जाएगी तो सेल्स अपने आप आएगी। बहुत लोग AI को पसंद नहीं करते, अभी हर जगह वैसे AI ट्रेंड में है। हाँ। सबको यूज़ करना है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो AI यूज़ करके इसने ऐड का इमेज बना लिया या ये इमेज बना लिया। तो कोई अगर सेल करना चाहता है अपना प्रोडक्ट तो AI का यूज़ कहाँ स्मार्टली करे और कैसे करे ताकि अप्रिशिएशन भी मिले और बहुत हेल्प मिले उसको, पर ये कमेंट्स नहीं मिले कि अरे यार AI यूज़ कर रहा है। इसके लिए तो मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि AI रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हो, बट हाँ ये कहीं ना कहीं एक सही बात है, आप AI की हेल्प ले सकते हो, बट आप ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते पूरी ऐड बनाने के लिए। लोग बोलते हैं, मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है इवन, कि अब जो एड्स बनेंगी वो AI के थ्रू बन सकती है, तो हम इन्फ्लुएंसर्स को इतना पैसा क्यों दें अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। बट आप देखो कि AI की जो वीडियोस होती हैं बनी हुई, उसमें व्यूज़ बहुत कम होते हैं। हाँ। इवन इंस्टा या आप लिंक्डइन पे भी लिख लो, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत पहले की बात है, अगर आपने कोई AI से कॉपी करके पोस्ट लिखा हुआ है उसमें आपकी रीच नहीं होगी, और जो आप खुद से लिख रहे हो, अपनी रियल चीज लिख रहे हो, उस पे रीच होगी। सो दैट्स व्हाई आई रियली बिलीव कि आप AI की हेल्प लो, बट बिल्कुल भी उससे अपने आप को रिप्लेस मत करो। तो आपने साड़ी ब्रांड ही क्यों चूज किया? साड़ी ब्रांड ही क्यों चूज किया? करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है एक्चुअली, जैसे कि आप फाइनेंस से हो तो फाइनेंस रिलेटेड भी किया जा सकता है, बट शुरू से ना मुझे कुछ ऐसा फैशन का बहुत शौक था कि मुझे कुछ क्लोथिंग रिलेटेड करना है या फिर कुछ ऐसा करना है। So there is a very long story behind this साड़ी business. So my mother used to love sarees. मेरी वैसे we are पंजाबीज, तो हमारे इतना घर में कोई साड़ी नहीं पहनता, like everyone loves suit. बट मेरी मदर को ना शुरू से बहुत शौक था साड़ीज़ पहनने का,
बट माई फादर डोंट लाइक साड़ीज एंड ऑल, तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद था साड़ी पहनना, तो उस वजह से मेरी मम्मी ने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया कि ठीक है पापा को नहीं पसंद है तो मैं भी नहीं पहनूंगी। एंड देन फिर मैं जब बड़ी हुई, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है साड़ीज, आई रियली लव साड़ीज, बट एक ये होता था कि मार्केट में मैं जब जाऊँ ना तो मुझे जैसी पहननी है, मुझे वैसी साड़ीज अवेलेबल बहुत कम, ऐसा नहीं कि पूरी मार्केट में साड़ी नहीं, बट हाँ अवेलेबल है बट बहुत कम, जैसे बिल्कुल लाइट वेट हो और लाइट वेट के साथ साथ कुछ मॉडर्न हो। हमेशा आपको वो चमक धमक अच्छी नहीं लगती, तो समटाइम्स होता है आपको कुछ लाइट वेट चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए कि जो उसने ना पहनी हो या फिर कुछ ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है जस्ट स्टार्ट विद द साड़ीज और फिर उसके बाद इसी में ही हम इंक्रीज करते जाएंगे। यस, इसी में ही मैंने सोचा हुआ है कि आई विल ऐड सम ड्रेसेस, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम रुक कर। तो इस ब्रांड में तो सिर्फ लिमिटेड हो जाएंगी लड़कियों के लिए ही? हाँ लेट्स सी, हो सकता है मैं लड़कों का भी ऐड ऑन कर दूं। पल्लू को तो मतलब उससे रिलेट नहीं कर सकते लगता। हाँ पल्लू को नहीं कर सकते रिलेट, बट विल थिंक अबाउट इट कि कैसे, अब आपने बोला है मुझे, आई विल श्योरली थिंक अबाउट इट कि कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसा नेम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, पावर पल्लू बाय मैन या कुछ ऐसा करके। वैसे नीश बेस्ड भी चलता ही होगा कि हाँ। सिर्फ हमारा मार्केट ही यही है, सिर्फ लड़कियों पे हम फोकस करते हैं। हाँ अभी तो मार्केट यही है और इस पे ही फोकस करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द ब्रांड जिसके बारे में अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। सो सबने ही सुना होगा स्निच के बारे में। हाँ, स्निच के बारे में, स्निच इज़ अ वेरी गुड एंड ग्रोइंग ब्रांड। तो स्निच के बारे में आपने सुना होगा, तो वो मेंस पे फोकस करता है, राइट। बट अभी उन लोगों ने क्या किया है, मैंने पढ़ा कि बेरी लश भी उन्होंने ले लिया है, अच्छा टेक ओवर कर लिया बेरी लश को भी। सो स्निच इज अ प्रॉपरली मेंस ब्रांड, बट उन्होंने क्या किया कि उसको टेक ओवर कर लिया। हाँ, तो अलग नेम से वो चलेगा। यस, तो आप जब एक नीश पे फोकस करते हो ना, तो धीरे धीरे आप ग्रो करते जाते हो, आप अपने बिजनेस को एक्चुअली आप एक्वायर कर लोगे, आप बिजनेस को ग्रो कर लोगे, तो आप ऐसे करते जाते हो। बस आपको फोकस रखना है कि मुझे फोकस रखना है बेसिकली। एक बिजनेस बढ़िया सेटअप हो जाए, उससे रेवेन्यू बन जाए, राइट, फिर दूसरा बिजनेस पे अपना। यस, पहले एक पे फोकस करना है आपको कि एक को जो मैंने स्टार्ट किया वो कैसे आइडेंटिटी बिल्ड होगी उसकी। तो ब्रांड नेम चूज करने में क्या प्रोसेस फॉलो करें लोग? बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन आता है कि 1 वर्ड रखे या 2 वर्ड रखे, और मिलता ही नहीं है, कोई एक ब्रांड नेम मिलता ही नहीं है अच्छा सा। सबको लगता है कि सब टेकन है एक्चुअली हर एक नाम, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए? मैं तो बोलूँगी अगर ब्रांड नेम चूज करना है तो पहले तो कुछ ऐसा निकालो यूनिक, कोशिश करो जैसे अपने घर से ही कुछ ऐसा नाम निकल आए। फॉर एग्जाम्पल किसी का पीढ़ियों से कोई बिजनेस चलता आ रहा होता है, तो आप उसी से ही कोशिश करो कि आपका उसी से ही कोई, लेकिन कोशिश करो जितना छोटा नाम आप रख सको, क्योंकि बड़े नाम्स में ना थोड़ी वो कहते हैं ना कि एंगेजिंग वाली वो चीज़ नहीं आ पाती है। हाँ, जैसे स्निच है, हाँ राइट, छोटा सा एकदम छोटा सा है बिल्कुल। अब जैसे पावा बल्लू है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भूल पाएगा या कुछ ऐसा। या आप और ब्रांड्स देख लो, लोगों ने बहुत छोटे छोटे नाम ही रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लेबल बाय ऐसे करके बहुत रेयर ही आपको मिलेंगे। बाकी आप छोटे नेम्स ही आप प्रेफर करो। तो सारी ब्रांड जब आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपने, वैसे आप मैन्युफैक्चर करते हो ये या आउटसोर्स करते हो? फर्स्ट जब मैंने ब्रांड स्टार्ट किया था तो आई थॉट कि मैं आउटसोर्स करूँगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस, मैंने सोचा था कि आउटसोर्स करूंगी, क्योंकि लोग ऐसा बोलते थे कि सूरत से आप आउटसोर्स कर सकते हो और आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और आप लाकर आराम से बेचो। बट आई हैव नेवर डन दिस। मैंने सोचा कि मैं ये काम नहीं करूंगी। सिंपल सी चीज़ है, आप खुद सोचो कि आज अगर मैं सूरत से लाकर साड़ीज ले आऊँ और मैं यहाँ पर बेचूँ, तो कस्टमर को तो दूसरी जगह भी मिल जाएगी ना, कस्टमर मेरे से क्यों लेगा। सो आई थॉट कि मैं इसको मैन्युफैक्चर करूंगी। और मैन्युफैक्चरिंग कैसे करूंगी कि मैं वो डिज़ाइंस नहीं बनाऊंगी जो मार्केट में सारे अवेलेबल हैं। सो मेरा ब्रांड जो है वो फोकस करता है कि द वुमेन लिविंग स्टोरीज एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल जो अभी साड़ी मैंने पहनी हुई है, सो दिस इज मेट्रो बेस्ड साड़ी, अगर आप देखोगे तो। सो दिस इज मेट्रो बेस्ड, सो दिस इज मेट्रो बेस्ड साड़ी। तो मैंने ऐसा सोचा कि जो स्टोरीज लोग रेगुलर जीते हैं, जो so the women who are living these stories every day, मैं उस पे ही फोकस करूंगी और वही साड़ीज मैन्युफैक्चर करूंगी। तो मैंने सिर्फ अपने 2 डिजाइन्स निकाले। द फर्स्ट वन इज दिस मेट्रो ड्रेप एंड द सेकंड वन इज, जो सेकंड डिजाइन है मेरा वो उसका नाम है बन गर्ल।
तो लाइक लड़कियों की बहुत एक चीज़ होती है कि बस ज़रा सी गर्मी लग रही है तो बन बना लो, घर पे आ गए तो बन बना लो। एंड बहुत सारे ऑफिसेस में वो चीज़ होती है ग्रूमिंग के लिए कि आप बन बना लो, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। तो जैसे बेहतर तरीका क्या है, किसी को सारी ब्रांड ही, इसी के बारे में बात करते हैं कि सारी ब्रांड ही खोलना है। वैसे तो कॉम्पिटिटर बन जाएंगे वो आपके, लेकिन अगर किसी को लर्निंग के लिए यही खोलना है तो इनिशियली तो उतना बजट होता नहीं कि हम मैन्युफैक्चर करें या कुछ करें। तो आसान रास्ता क्या है कि अंडर 50,000 बजट या 1 लाख के अंडर का बजट वो यूज़ कर ले और स्टार्ट कर दे, क्योंकि इनिशियली तो शुरू कर दे बस। तो अगर आपको फिर ऐसे ही करना है, अगर आपको इनिशियली बस शुरू करना है, तो आप जो रिटेलर्स होते हैं, सॉरी जो होलसेलर्स होते हैं, आप होलसेलर्स से स्टॉक ले सकते हो और स्टॉक लेकर अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कर दो एंड जस्ट गो इनटू द रीसेल प्रोसेस। उसके बाद जब लगे आपको आपका ब्रांड ग्रो कर रहा है तो फिर उसके बाद आप उसको सेल कर, मतलब आप अपने स्टॉक बढ़ा लो, अपनी इन्वेंट्री बढ़ा लो, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बना लो, ये कर सकते हो आप। तो किस रेंज में आती होंगी वैसे मार्केट में सारी, और कितने में बिकती होंगी, प्रॉफिट कितना होता होगा पर सारी? देखो इसमें ना ये बहुत एक बड़ी चीज़ है इसमें कि आप कितने पीसेस ले रहे हो। MOQ रियली मैटर्स, जो मैं अभी तक फेस कर रही हूँ। आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी के पास जाओगे ना कि मुझे 10 पीस चाहिए, तो वो रेडी नहीं होगा आपको देने के लिए, और अगर देगा भी आपको तो वो, अगर आपको फॉर एग्जांपल 1700-1800 में एक पीस दे रहा है तो आप 2000 में बेच रहे हो उसको। 100 और 200, आप बहुत ज़्यादा 200-300 का मार्जिन लेके चलो बस। फिर भी बहुत कम हुआ ना ये तो। हाँ बहुत कम हुआ, तो मैं बता रही हूँ ना कि आप या तो फिर आपको MOQ बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, आप 50 लो, 100 पीसेस लो, तभी जाकर फिर हो पाएगा ग्रो। प्रोडक्ट कैसे चूज करेगी, ये तो चलेगा। प्रोडक्ट कैसे चूज करें, देखो कुछ तो आपकी भी चॉइस होती है और कुछ आप देखो कि कस्टमर, आप ये मत देखो कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, आप ये देखो कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, मार्केट में कैसा लोग पसंद करते हैं। और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कोई प्रोडक्ट जब आप ले रहे हो तो आप सबसे पहले चीज़ ये सोचो कि अगर ये प्रोडक्ट मैं लूँगी, क्या मैं ये इसको खुद पहनूंगी? क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं खुद पहनूंगी तो आप बेच पाओगे। आप जब आप ये सोच लोगे कि नहीं यार कस्टमर को ही तो बेचना है, फिर आप वहाँ पे, जब आप वो चीज़ खुद नहीं पहन सकते तो आप किसी को बेच कैसे सकते हो? तो एक वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो बहुत लोग ये करते हैं कि अभी AI भी है तो AI से वेबसाइट बना लिया, राइट, और ऐड चला दिया, राइट। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है जो अवॉइड करें, अगर आपके ऑब्जर्वेशन में है जो कर रहे हैं लोग मिस्टेक? देखो अगर हम बोले ना कि वेबसाइट से सेल आती है, तो वेबसाइट से सेल नहीं आती है। वेबसाइट होती है कि आपकी जो सेल हो रही है या जो आपके कस्टमर्स हैं वो वेबसाइट पे जाकर आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं और ऐड टू कार्ट करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बट आप ये बोलो कि नहीं मैं वेबसाइट बनाई इसलिए रही हूँ ताकि मेरी सेल हो जाए, तो वेबसाइट इज नॉट ओनली फॉर सेल कि अपने आप कस्टमर को जाएगा और वेबसाइट से खरीद लेगा। आपको अपने ब्रांड के बारे में खुद बताना पड़ेगा, एक बार नहीं 10 बार बताना पड़ेगा, 100 टाइम्स बताना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद ही कोई लेगा, तो उसके बाद ही वेबसाइट वर्थफुल है। वैसे आपको कभी ऐसा लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए नहीं है, या ऐसा जिनको लगता है ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए नहीं है, तो क्या ऐसा थॉट रखना सही है? क्या सच में एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप भी सबके लिए होती है, बिजनेस भी सबके लिए होता है और जॉब भी सबके लिए ही होती है। ये जो लोग आपको बोलते हैं कि बाय नहीं बर्थ चीजें होनी चाहिए, क्वालिटीज, ऐसा तो नहीं होना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाय बर्थ आपको वो चीजें आनी चाहिए। हम कुछ भी सीख कर नहीं आते। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में कभी किसी ने जॉब नहीं करी, किसी ने जॉब नहीं करी, बट आई एम इनटू जॉब प्रोसेस और इन दैट कॉर्पोरेट प्रोसेस फ्रॉम लास्ट 7 years। मैं 7 साल से जॉब कर रही हूँ, तो इट डजंट मीन्स ना कि मेरे घर में किसी ने नहीं करी तो आई एम नॉट परफेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, कितनी जल्दी उनको सीख सकते हो और कितनी जल्दी उनको अप्लाई कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपका बैकग्राउंड कभी भी डिसाइड नहीं करता कि आप लाइफ में क्या करोगे, आप एंटरप्रेन्योर बनोगे या जॉब करोगे। माइंडसेट होना चाहिए। यस, एट द एंड योर माइंडसेट मैटर्स एंड योर लर्निंग एंड योर स्किल्स मैटर्स, दैट्स इट। जब मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ों में आपको आपकी बिलीफ है? 100%। अच्छा, आई रियली बिलीव इन द मैनिफेस्टेशन। मतलब वैसे कुछ स्टोरी बता सकते हैं जिससे लोगों की बिलीफ बन जाए? मैं एक रियल स्टोरी बताऊंगी।
इट्स बीन मोर देन 1 ईयर. सो मैंने ना सिर्फ इतना सोचा था कि एक ऑडिट आई थी मेरे ऑफिस की, एंड उन्होंने बोला कि आज शाम को आपको निकलना है फॉर चेन्नई. अच्छा. चेन्नई जाना है और आपको ऑडिट करनी है वहाँ जाकर. सो आई रियली डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी अर्जेंट वर्क फॉर मी इन द दिल्ली. सो मुझे था कि मुझे नहीं जाना है, बस कैसे भी नहीं जाना मुझे. और मैं उसको कंटिन्यूसली ना सुबह से बस यही सोच रही थी. इवन टिकट्स हो गई हमारी, फिर भी मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे नहीं जाना है. एट द एंड हमारे पास रात में 11 बजे मेल आती है कि दिस प्लान हैज़ बीन कैंसल्ड फ्रॉम सेकेंड पार्टी, जिनके पास हमें जाना था चेन्नई में, उन्होंने कैंसिल कर दिया है. तो वी आर गोइंग टू रीस्केड्यूल दिस फॉर नेक्स्ट वीक एंड ऑल. तो एक ये भी चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैंने सोचा है ना. सो पहले आई यूज टू डू द जॉब इन द दिल्ली. मतलब मैं गुड़गांव में रहती थी और दिल्ली में जॉब करती थी. आई यूज टू ट्रैवल फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग एंड 2.5 hours इन द इवनिंग. रोज का मेरा 5 hours का सिर्फ ट्रैवल होता था. मैं सुबह शाम सिर्फ ये सोचती थी कि यार मुझे ना अब गुड़गांव में जॉब मिल जाए. आई डोंट वांट टू, लाइक कंपनी इज रियली गुड, पीपल आर गुड, काम इज ऑल्सो गुड, बट आई डोंट वॉन्ट टू ट्रैवल एनी मोर. कि जो मेरा टाइम बाकी का बचेगा मैं अपना बिजनेस या फिर कुछ और बारे में सोच पाऊंगी. सो वो भी चीज़ हो गई. तो आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना, एक मैनिफेस्टेशन, दूसरा जस्ट बिलीव इन गॉड. जो चीज़ आपके लिए जैसे लिखी हुई है, जिस टाइम पे लिखी हुई है, आपको वो उस टाइम पे मिल जाएगी. जैसे एक बुक भी है द सीक्रेट, ये वाली. ओके. ये मैनिफेस्टेशन पे है. बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट दिया गया है. ओके. वर्क तो करती है, बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं. पता नहीं, बट आई रियली बिलीव इन द मैनिफेस्टेशन. मतलब मैनिफेस्टेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसपे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि नहीं, अगर ये चीज़ मैं सुबह शाम सोच रही हूँ तो ये होगी. आज नहीं हो रही है किसी रीज़न की वजह से, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा ही है जो नहीं हो रही है, बट मुझे इतना पता है आज नहीं, 6 months बाद, 1 year बाद, 2 year बाद, बट ये होगी जरूर. तो अगर किसी को करना है मैनिफेस्टेशन, तो एक सिंपल सा क्या स्टेप जो हैबिट बना ले वो अपनी डेली लाइफ में? आप उस चीज़ को सोचते रहो. अच्छा. सुबह से शाम आप उसको सोचते रहो. ये नहीं कि उसको ओवरथिंक करो, बट आप उसको सोचते रहो. बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं. और हाँ, इसमें एक चीज और है कि ये नहीं आप सिर्फ सोचते ही रहो और आप अपना काम करना उस पर बंद कर दो. एग्जैक्टली आपको काम भी उसके लिए करना पड़ेगा. मैनिफेस्टेशन विद वर्क. क्योंकि आई डोंट बिलीव इन ओनली मैनिफेस्टेशन की. हाँ, आई ऑल्सो बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी. मैं प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हूँ इन चीज़ों में कि अगर मैं वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे काम नहीं करना है. मैनिफेस्टेशन पे बस छोड़ देना है उसके भरोसे. आपको काम भी करना है उसके लिए, जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हो. ये जैसे बिजनेस है, सारी बिजनेस, तो इसमें लोन वगैरह लेके करना चाहिए स्टार्ट? आप अगर बहुत बड़ा बिजनेस सोच रहे हो तो यू कैन टेक अ लोन. क्योंकि रिस्की हो सकता है. रिस्की हो सकता है. जा रहे हैं लोन्स में. एक्चुअली देखो, इसमें मैं एक ये चीज़ बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि यू कैन मैनेज द EMI एंड ऑल, तब आप कर सकते हो. अदरवाइज अ बिग नो फॉर दिस. क्योंकि आप ये देखो कि स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस करते हो ना, तो 6 months तक आप प्रॉफिट तो छोड़ो, आप ये भी भूल जाओ कि आपने जो अपना लगाया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वो भी आएगी. समटाइम्स होता है 2000 आ जाते हैं, समटाइम्स होता है 5000 आ जाता है, और समटाइम्स ऐसा होता है 0 सेल भी होती है. तो हाउ विल यू मैनेज द EMI? तो इसलिए आप कोशिश करो कि आपके पास जो आपकी सेविंग्स हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर और थोड़ा थोड़ा आप सोचो कि मैं इसको उसी पैसे से पैसा कैसे बना सकता हूँ, ना कि अदर से लोन और बाकी सारी चीज़ें छोड़ के. तो इसमें सबसे बड़ा बिजनेस एक्सपेंस क्या होता हो सारी ब्रांड खोलने में? बिजनेस एक्सपेंस फिक्स एक्सपेंस है, होता ही है मंथली. सो आपको स्टॉक मैनेज करना है, तो ये तो आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है ही है. इसके साथ में वेबसाइट का जो होती है अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वेबसाइट, डोमेन होस्टिंग. यस, डोमेन होस्टिंग में तो नहीं. डोमेन जैसे डोमेन तो एक बार ही आपको परचेज करना होता है, वो तो आप 1500-2000 में आप परचेज कर सकते हो. देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स एंड ऑल फॉर दिस. बट जो आपका मेन एक्सपेंस होता है वो ये होता है फिक्स्ड एक्सपेंस, कि जो वेबसाइट का है 7000 या 8000 या 10000, जो भी आप जिस भी ब्रांड के लिए जा रहे हो, तो वो वेबसाइट का मंथली चार्जेस आपके डिडक्ट होते ही होते हैं. किस टाइम पे लगना चाहिए लोगों को, बिलीफ आना चाहिए कि अब जो है इसको थोड़ा और स्केल करें, अभी जो लेवल पे है उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल पे करें, थोड़ा रिस्क लें, पैसा लगाएं, इसको बड़ा करें? वो तब होता है कि जब आपको लगता है कि आपके ब्रांड की आइडेंटिटी ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है.
लोग पहले आप स्टॉक लाओ, बट उतना लाओ कि आपको एक बिलीफ आ जाए आपके दिमाग में कि हाँ अब मैं अपने ब्रांड को आगे बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। मुझे दिख रहा है कि मार्केट में चल रही है ये चीज़ और मेरा प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है। टीम हायरिंग प्रोसेस कैसे कब शुरू करनी चाहिए? टीम हायरिंग प्रोसेस आपको तब शुरू करनी चाहिए। और स्टार्टिंग में कितने करने चाहिए ताकि बजट भी नहीं ले? और वैसे तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कितना रेवेन्यू है उस पर डिपेंड करता है। राइट। पर एक स्मॉल बिजनेस है एकदम बेसिक, या तो घर से कर रहे हैं या छोटा सा स्पेस लेके कर रहे हैं, तो क्या इनिशियली पहले दिन से एक स्टाफ होना चाहिए? क्योंकि एक बुक भी है उसमें भी ऐसा कुछ दिया गया था, कंसेप्ट है ई मिथ रिविजिटेड इसमें। तो क्या ये प्रोसेस सही है आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? अगर आपको लगता है कि आप घर से ही प्रोसेस कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको हायर करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी अपनी टीम में एक हायर किया हुआ है फॉर एडिटिंग एंड ऑल, क्योंकि आई कैन नॉट, क्योंकि अभी मैं 9 to 5 जॉब भी कर रही हूँ। उस जॉब के साथ मैं अपने बिजनेस को मैनेज कर रही हूँ, लाइक कंटेंट शूट करना, उस कंटेंट के बारे में स्क्रिप्ट लिखना, लाइक आई हैव सो मैनी वर्क्स टू डू। तो उसमें मैं एडिटिंग वाला भी अपने सर पे नहीं ले सकती। तो उसके लिए आई हैव माई सोशल मीडिया मैनेजर जो वीडियोस एडिट करती है, बस और कुछ नहीं करती। वो एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है एक्चुअली। मतलब अगर मैं एक नॉर्मल एडिटिंग की भी बात करूं, बस मुझे बेसिक एडिटिंग चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चाहिए। तो उस बेसिक एडिटिंग में भी एटलीस्ट 1.5 to 2 hours लग जाते हैं नॉर्मली। कितना पैसा लेता होगा वो एडिटर? इनिशियली एक्सपेंस कितना आ सकता है? देखो, अगर आप बहुत ज्यादा हाई क्लास एडिटर, ये तो जरूरत उनको ही पड़ेगा जो वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे। यस, ये उनको ही जरूरत पड़ेगी जो सोशल मीडिया पे बनाते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको। अदरवाइज मैंने बोला ना कि मैं तो 9 to 5 मैनेज कर रही हूँ, इसलिए अगर मैं सिर्फ सिंगल ये बिजनेस कर रही होती तो मे बी मुझे हायर करने की जरूरत अभी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन होता। बट अभी आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, तो इसलिए मुझे हायर करना पड़ा एक एडिटिंग के लिए। अदरवाइज अगर आपको ये है कि आप कंटेंट वगैरह नहीं बनाते हो तो जस्ट ट्राई कि आप खुद से मैनेज करो, और जब आपको इनिशियल स्टेज पे लगने लग जाए कि नहीं मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तब आप 1-2 बंदे हायर कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो एज अ वुमेन आपको डिफिकल्टी होती है बिजनेस रन करने में या इन जनरल लाइफ में? नहीं, ऐसी तो अभी आप कुछ भी नहीं। वर्ल्ड को कैसे देखते हो अपने नजरिए से एज अ वुमेन? मैं तो ऐसे देखती हूँ कि लोग तो ऐसा कहेंगे ही कि कोई आपको सीरियस नहीं लेता, पहली चीज़ तो। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर एक आदमी वही चीज़ करने निकला है, अगर एक वुमेन की जगह अगर एक मैन गया है ना वो बिजनेस करने, तो लोग उसको उस तरीके से सीरियस लेते हैं। लेकिन जब एक मैन की जगह एक वुमेन निकली है ना, तो पीपल आर नॉट टेकिंग यू सो मच सीरियसली कि ठीक है यार ये मैडम बिजनेस करेंगी। तो ठीक है, वो आपके ऊपर वो चीज़ होनी चाहिए कि आप कितने बोल्ड और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को और अपने विजन को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो सामने वाले को। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बाकी आई थिंक देयर इज नो थिंग जो वुमेन्स नहीं कर सकती और सिर्फ मेन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, अगर कोई मैन वो बिजनेस कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। दिस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, आपके जॉब में यानी कंपनी में इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि साइड में बिजनेस भी कर रहे हैं? मेरी कंपनी में वैसे ये चीज़ पता नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, कुछ को नहीं भी पता। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ 9 to 5, तो मैं ऑफिस का ही काम करूँगी। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं सिर्फ ऑफिस का काम करूँगी। बट जब मैं 5:30 बजे घर आ गई हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपना बिजनेस, वो मेरी ड्यूटी है, सेकंड प्रायोरिटी ड्यूटी है, सेकंड शिफ्ट मेरी वो है, तो मैं सिर्फ उस पर ध्यान दूंगी। जॉब छोड़नी चाहिए लोगों को या साथ में तब तक करते रहना चाहिए जब तक एक बेहतर लेवल तक ना पहुंच जाए? देखो, आजकल ना इंस्टाग्राम पे इस चीज़ का बहुत बड़ा एक फेम है, जो मैंने भी देखा है कि आप अपनी जॉब छोड़ दो। मैनेजर चिल्ला रहा है जॉब छोड़ दो, जस्ट रिजाइन विद योर जॉब। कोई कुछ भी कह रहा है जॉब छोड़ दो। बट व्हाट आई थिंक इज ना कि जस्ट थिंक प्रैक्टिकली सोचो आप कि अगर आपके पास आपकी जॉब नहीं है, अपना दिमाग बस लगा के एक दिन आपको लगाने की जरूरत है कि अगर मेरे पास जॉब नहीं है 6 महीने तक या 1 साल तक, तो क्या मैं अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता हूँ, सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ 1 साल के ब्रेक लेने के बाद? अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप कर लो। अदरवाइज मेरी तो राय यही है कि नेवर लेफ्ट योर जॉब, जब तक आपको ना लगे कि आपका जो सेकंड बिजनेस है या आपकी जो सेकंड जॉब है वो आपको पैसे देने लग गई है और आपके पास अब वहाँ से आ रहा है कुछ, मतलब एक सिक्योरिटी वाली चीज़ होती है। जब तक आपको वो सिक्योरिटी फील ना हो तब तक आप कभी भी जॉब मत छोड़ो।
सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि यार जॉब छोड़ दो, इंस्टाग्राम पे रील बना लेंगे और हो जाएगा। किसी को, वो कहते हैं ना, किसी को देखकर खुद के लिए मत सोचो, अपना दिमाग खुद यूज करो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। बहुत लोग फंडिंग के लिए रहते हैं एकदम परेशान कि यार फंडिंग मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, कंपनी एकदम स्केल कर जाएगी फट से। तो फंडिंग आपके नज़र से, आपके पर्सपेक्टिव से, फंडिंग या बूटस्ट्रैपिंग, खुद के पैसे से चलाओ मस्त, क्या बेहतर है? मेरे हिसाब से बेहतर ये है कि अपने पैसे से चलाओ। पहले तो अपने पैसे से चलाओ और अपने बिजनेस को ग्रो करो, उसके बाद देखेंगे फंडिंग का क्या करना है। एक लेवल तक आ जाए, एक लेवल तक आ जाए तब आप फंडिंग के लिए सोच सकते हो कि हाँ यार अब ये एक लेवल तक आ सकते हैं और ये यहीं से ग्रो कर सकते हैं, तो अब मैं फंडिंग ले सकता हूँ इसके लिए। बट पहले तो आई विल नेवर सजेस्ट कि आप डे 1 पे फंडिंग ले लो किसी से। अच्छा, ये लिंक्डइन से आपको अभी तक कितना बेनिफिट मिला है इस ब्रांड से रिलेटेड? बाकी जॉब्स और वो सब तो अलग है कैटेगरी, पर ये ब्रांड से रिलेटेड कितना बेनिफिट मिलता है? इस ब्रांड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो पहले लोग मुझे एक एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जानते थे, अब वो एक एज अ ब्रांड ओनर मुझे जानते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब एक वो जो आपकी रिस्पेक्ट होती है ना ब्रांड फाउंडर वाली, ब्रांड ओनर वाली, एक ये वो रिस्पेक्ट है। सो बहुत से लोग हैं जिनसे मैं सीखती भी हूँ। लाइक वो कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि नहीं गुनीत यहाँ पर यू आर डूइंग रॉन्ग, और लाइक कोई मैंने पोस्ट लिखा किसी भी चीज़ के बारे में और वो उस पर बोल देते कि नहीं आपको ये ऐसे करना चाहिए। तो एक वो मेरे लिए सजेशन भी हो जाता है, तो लोग उस नज़रिए से भी देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो आप एकदम बिगनिंग से जैसे आप स्कूल में थे, एज मान लेते हैं 10, वहाँ आपका क्या माइंडसेट था? किस तरह के पर्सनैलिटी थी? आप हमेशा सामने आके परफॉर्म करते थे हर चीज़ों में? मतलब बेसिकली मुझे जानना है कि आपकी स्टोरी बिगनिंग से कैसी थी और अभी जो आप हो इसमें कितना बदलाव आया पूरा प्रोसेस में, कहाँ कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया और अपने आप में अभी जो आप हो वो बन पाए? सो ये बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। मैं अगर स्टार्टिंग से अपनी बात करूँ ना तो आई वॉज एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकती, मैं पब्लिकली बोल नहीं सकती। मतलब मैं फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा, मेरे फ्रेंड्स वगैरह नहीं, बस आई वॉन्ट माई बुक, आप मुझे मेरी बुक्स दे दो, कॉपीज़ दे दो और मैं पढ़ती रहूँगी एक अलग रूम में बैठकर, बस बात ख़त्म। मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो मेरा यही रहा। फिर उसके बाद में आफ्टर 12th एंड ऑल, उसके बाद में आफ्टर स्कूलिंग, कॉलेज, ये सारी चीज़ें करने के बाद में लाइक अगर मैं अपनी जॉब की बात करूँ ना तो आई स्टार्टेड माई जॉब व्हेन आई वॉज ओनली 18 years old। अभी मेरी 12th की मार्कशीट भी नहीं आई थी। सो माई फादर वॉज एक्सपायर्ड, तो ये हुआ कि अब जॉब करनी है मुझे। तो मुझे शुरू से ना टीचिंग का बहुत शौक था। तो मुझे शुरू से था बस मुझे टीचर बनना है, बात खत्म, मुझे और कुछ नहीं करना लाइफ में। तो मेरा माइंडसेट बस वो एक टीचर तक ही था, उससे अलावा कुछ नहीं था। अब उसके लिए क्या स्टडीज़ करते हैं, क्या पढ़ना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं पता था। सो मुझे पता था कि बस मुझे टीचिंग करनी है। तो आई ज्वाइंड अ स्कूल। तो मुझे वहाँ पर इवन जो प्रिंसिपल था वहाँ का, उसने भी बोला कि अभी तो यू आर ओनली 18 years old, तो तुम जॉब कैसे करोगी? मैंने कहा ठीक है आप मुझे बस जॉब दे दो। आई रिमेंबर द डे, उसने मुझे सिर्फ 1800 रुपीज़ में वो जॉब ऑफर करी थी। एंड आई अग्री ऑन दैट कि हाँ ठीक है 1800 में मैं रेडी हूँ करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे हुआ कि नहीं यार, स्कूलिंग मेरे से नहीं हो पा रही है, मुझे जॉब चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि लाइक आप जब एज अ टीचर जॉब करते हो ना, सी इट्स वेरी ऑनेस्ट थिंग, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट थिंग कि आपको ना स्कूलिंग में लोग पैसे नहीं देना चाहते। अगर आप बहुत स्मॉल सिटीज़ की बात करोगे ना, मेट्रो सिटीज़ में तो आप बात कर सकते हो कि पैसा है फिर भी टीचिंग में, बट आप अगर स्मॉल सिटीज़ की बात करोगे ना, पैसा बिल्कुल नहीं लोग देना चाहते। एंड दे वॉन्ट यू टू वर्क होल डे, 7:30 और 7 to लेकर आराम से 2-3 बजे तक काम करो, पैसा वसूलना चाहते हैं 2-3 बजे तक काम करो और उसके बाद बंडल ऑफ कॉपीज आप घर लेके जाओ जिसको आपको चेक करनी रात के 11 बजे बैठकर। होमवर्क भी देते हैं तो आपको इतना काम करना है। तो उसके बाद आई स्टार्टेड कॉर्पोरेट जॉब एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे जैसे लाइफ में आपकी चीज़ें बदलती जाती हैं, आप काम करते जाते हो ना, आपका माइंडसेट चेंज होता जाता है। वो एक बात कही गई है ना कि एज अ ह्यूमन जब हमें एक चीज़ मिल जाती है ना, तो हमारी रैट रेस दूसरी चीज़ के लिए शुरू हो जाती है। हाँ। अब मुझे ये चाहिए। Right. तो मेरे साथ वो चीज़ें बहुत बार हुई हैं। ऑब्वियसली मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ कि हाँ, सिंपल सी चीज़ है कि मुझे पहले ये था कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे बस एक टीचर की जॉब मिल जाए। उसके बाद जब टीचिंग हो गई तो मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करनी थी।
कॉर्पोरेट में जॉब मिल गई तो मुझे ये था कि मुझे दिल्ली जाना है. सो बेसिकली आई रियली वांट टू मूव टू अ मेट्रो सिटी, क्योंकि माय पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है. बट ऐसा हुआ कि नहीं, अब भेज देंगे तुझे, अगर तेरा इतना मन है तो भेज देते हैं. तो किधर, कहाँ से बिलोंग करते हो आप वैसे? सो आई बिलोंग्स टू कानपुर. अच्छा. यस. सो मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ. और एजुकेशन हुई उधर राजस्थान? सब कुछ नहीं, सारी एजुकेशन मेरी कानपुर से हुई है. और ग्रेजुएशन वगैरह भी, कॉलेज सब कुछ वहीं से हुआ है. सब कुछ मैंने वहीं से किया. तो उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि ठीक है, मुझे मेट्रो सिटी में शिफ्ट होना है. जब मेट्रो सिटी में शिफ्ट हो गई तो साथ में ये कंटेंट, फिर ये हो गया कि नहीं यार, अब तो मुझे अपना एक ब्रांड बनाना है, अपना ब्रांड लॉन्च करना है. तो फिर अपने ब्रांड के पीछे, तो दिस इज ना लाइफ. आपको जब एक चीज मिल जाएगी तो आप दूसरे के पीछे लग जाओगे. और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई भी है. कोई बुराई नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप दूसरा काम अच्छा कर सकते हो तो अपने आप को चांस तो एंड करो. तो बहुत लोगों को जॉब और बिजनेस में कंफ्यूजन रहता है. जॉब में रहते हैं लेकिन घुटते रहते हैं कि अरे यार बिजनेस करना है, लाइफ में वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है ना, मुझे भी अच्छा करना है. और बिजनेस करना है यार, कर तो मैं सब कुछ सकता हूँ, ऐसा भी होता है कन्फ्यूजन. कैसे वो हिम्मत लाए, करेज लाए, क्या माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि आदमी स्टार्ट करे? देखो, अगर आप सिर्फ ये सोच के कर रहे हो बिजनेस की यार मेरा बॉस मुझे गालियाँ देता हूँ, मेरा बॉस मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है इसलिए मुझे जॉब छोड़नी है, या आप इसलिए सोच रहे हो यार ये मेरे से 9 to 5 नहीं हो रहा इसलिए मुझे जॉब छोड़नी है और मुझे ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाना है, तो फिर तो बिजनेस आपके लिए नहीं है. क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि बॉस आपको गालियाँ दे रहा है ना, वो आप फिर भी एक बार बर्दाश्त कर लोगे. बट जब आप ये बिजनेस में एंटर करते हो ना, तो आपको अपना पूरा माइंडसेट बदल करके आना पड़ता है. सेल नहीं हो रही है तो भी आपको अपना एक वो पेशेंस लेवल मेंटेन करना पड़ता है, करना पड़ेगा आपको. आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो भी आपको अपना वो एक पेशेंस लेवल रखना पड़ता है कि ठीक है आज नहीं बट 6 महीने बाद सेल होगी. आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि वेंडर आपको एंड टाइम पे मना कर देगा. उसने आपको बोला कि कल मैं आपका स्टॉक पहुंचा दूंगा, कल वो मना कर देगा कि मैम आपका स्टॉक रेडी हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं पाएगा मुझसे. अब आपको दोबारा से वो रिसर्च शुरू करनी है दूसरे वेंडर की. तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो, और जैसे आपका वीकेंड ऑफ होता है जॉब में, हर सैटरडे संडे आपका वीकेंड होता है, बट जॉब में ये बिजनेस में आपका स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको खुद ही वो उतनी धूप, जो जितनी धूप है ना, आप सोच रहे हो अभी आप ऑफिस में एसी में बैठे हुए हो, हाँ वो तो नहीं होना. और आपको बिजनेस में ऐसा मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा. स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं. स्टार्टिंग में मतलब आप कुछ साल तो भूल ही जाओ बिल्कुल. आपको खुद ही मार्केट में घूमना पड़ेगा, जाकर चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, खुद ही वेंडर से मीटिंग्स करनी पड़ेंगी. पता नहीं वो 4 बार बुलाएगा तो आपको 4 बार जाना पड़ेगा. सारी चीज़ें आपको अकेले मैनेज करनी पड़ेंगी. तो ये कहते हैं ना, जितना सोशल मीडिया ने बना रखा है कि यार बिजनेस इज वेरी वो एक हाइप बना रखा है कि बिजनेस इज वेरी गुड, जॉब छोड़ो और बिजनेस करो. बट आप बिजनेस तभी करो जब आपको लगता है कि यू आर प्रॉपर्ली रेडी फॉर डूइंग बिजनेस. मार्केट रिसर्च कैसे करें, क्या प्रोसेस होना चाहिए मार्केट रिसर्च का? आप मार्केट रिसर्च बहुत तरीके से कर सकते हो. आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, आजकल तो AI है, आप AI के थ्रू कर सकते हो कि भाई मुझे बता दे कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहाँ पर मुझे ये चीज़ मिल सकती है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं. लाइक आप ऐसे करके सर्च कर सकते हो कितना अच्छा कर रहे हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट है. अच्छा, सारी ब्रांड में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हेल्प करेगा सेल्स लाने के लिए? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हेल्प करता भी है, बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तब आपकी हेल्प नहीं करेगा कि आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे डिपेंड हो. जैसे कि आपको कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाना पड़ेगा, कुछ आपका D2C में भी जाना पड़ेगा. जैसे कि मैंने बताया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया. इस पे सेल्स अच्छे आते हैं. हाँ, ज़्यादा अच्छे तो नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक है, ना से तो बेटर है. ना से बेटर है कि आएगा. क्योंकि आप जितने भी ब्रांड्स देख लो, आप किसी भी ब्रांड पे चले जाओ, सारी ब्रांड आजकल मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर है. और आप वो तो छोड़ो ही, जेप्टो, ब्लिंकिट, आजकल आप देखो ना कि हमें मतलब कोई भी अगर आइटम चाहिए ना, हमें 15 मिनट में वो मिल सकता है. 10-15 मिनट में, वेदर इट्स ब्यूटी प्रोडक्ट और वेदर इट्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम. राइट. आप देखो ना, एप्पल के फोन हमें 15 मिनट में मिल सकते हैं. हाँ, आपको एप्पल के एयरपॉड्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, आजकल मिंत्रा ने 30 मिनट डिलीवरी शुरू कर दी है. 30 मिनट्स, वो अच्छे अच्छे ब्रांड्स की डिलीवरी 30 मिनट्स में हो जाती है. लेकिन वो पैसे भी शायद लेते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस है उनका. हाँ, सारा सिलेक्शन प्रोसेस और बहुत
तो उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं वो तो, बट ये है कि आप कर सकते हो। शुरुआत में डिफिकल्टी हो सकती है थोड़ी सी। हाँ, शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी होगी बट आप कर सकते हो। अगर आपको 10 लाख मिल जाए अभी एज एक, मान लो कोई आप वीडियो चैलेंज कर रहे हो यूट्यूब के लिए, ठीक है, 10 लाख लेके और एक ब्रांड बनाना है आपको, तो कौन सा ब्रांड बनाओगे और क्या रोड मैप यूज करोगे? सबसे पहले तो मैं पैसे को ऐसे बिल्कुल यूज नहीं करूंगी, पहले मैं एक रोड मैप बनाऊंगी कि कौन कौन से, लाइक सबसे पहले मैं ब्रांड सर्च करूंगी कि मैं किस चीज का ब्रांड ओपन कर सकती हूँ, मैं क्या बना सकती हूँ जिससे लोगों की हेल्प हो। ठीक है, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि आज मैंने सोच लिया मुझे ये ब्रांड बनाना है, 2 महीने बाद मेरा दिमाग चेंज हो गया कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा काम नहीं करना, बिकॉज अब जब भी कुछ करते हो तो उसके पहले एक प्रॉपर रोड मैप आपके पास होना चाहिए कि आप किस तरीके से वो काम करोगे। सबसे पहले आप रोड मैप बनाओ, फिर उस पर अपने कंपिटिटर्स देखो, सारी चीज़ें देखो, एंड देन आप अपना वेदर इट्स यू हैव 20 lakhs और 10 lakhs और 30 lakhs, उसके बाद आप उसको यूज़ करो। तो कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है? आई थिंक कपड़ों में तो अपॉर्चुनिटी है, यस, क्लोथिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट अगर मैं क्लोथिंग भी ले सकती हूँ, फूड में भी आजकल अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर प्रूफ है ये सब? यस, फ्यूचर प्रूफ है। फूड में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि फूड में इसलिए, और फूड आप ऐसे ही फूड की बात मत करो, फूड एक हेल्दी फूड जो है उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। आजकल सबको प्रोटीन चाहिए, किसको नहीं चाहिए? आई वांट प्रोटीन। तो अगर आप कुछ ऐसा हेल्दी बेच रहे हो, लाइक आप हेल्दी फूड लाइक सैलेड ही बेच रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क, इवन मेट्रो सिटीज़ में लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वो 300 का सेल कर रहे हो या 500 का सेल कर रहे हो। लोगों के टाइम, आज की लोगों की मेंटालिटी हो गई है कि हाँ ये हेल्दी है, इसमें इतना प्रोटीन है, वहाँ पर लिखा होता है 100 कंसिस्ट ऑफ 100 ग्राम प्रोटीन, तो उसमें दिख रहा है प्रोटीन है, मार्केटिंग के लिए वही काफ़ी है, वही काफ़ी है। इवन आजकल आइटम्स भी आते हैं, आप देखोगे आइसक्रीम लोगे तो उसमें लिखा होता है ओनली 10 कैलोरीज। तो हेल्थ कॉन्शियस हो गए लोग। यस, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए ब्रांड्स भी कह रहे हैं कि हाँ हमें भी होना पड़ेगा। अच्छा, आप कौन कौन से AI टूल्स यूज़ करते हो? कितना हेल्प करता है वो आपके बिजनेस में, इन जनरल आपके करियर में 9 to 5 जॉब में? मैं बहुत ज़्यादा तो कोई AI टूल नहीं अभी तक यूज़ करती, मैं ChatGPT ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यस, ChatGPT ही मेरा ज़्यादा यूज़ होता है, और तो कुछ ऐसा यूज़ नहीं होता है। और अगर मैं ऑफिस रिलेटेड वर्क की बात करूँ तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लाइक माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट हो गया, कोपायलट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक एक्सेल रिलेटेड डेटा है मेरा, या मुझे किसी डेटा को, मैं 2 घंटे से परेशान हूँ, वो मेरा डेटा रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो कोपायलट रियली हेल्प्स। और दूसरा क्लॉड हो गया, क्लॉड मैं यूज़ करती हूँ फॉर प्रेजेंटेशंस एंड ऑल। जैसे अगर मुझे कोई अपनी ही प्रेजेंटेशन बनानी है जो कि मुझे वेंडर को प्रेजेंट करनी है, तो मैं मोस्टली गामा AI यूज़ करती हूँ। गामा AI के साथ में मैं क्लॉड भी यूज़ करती हूँ। तो एज फाउंडर नेटवर्किंग में कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? जैसे लोगों से मिलना, दूसरे फाउंडर से नेटवर्क करना, कनेक्शंस बनाना, राइट। तो उसके लिए आप क्या करते हो और क्या बेहतर तरीका है? देखो, उसका अगर मैं बोलूँ कि दूसरे फाउंडर्स से आपको कनेक्शन बनाना है, या सबसे पहले आप उन्हें ऑब्जर्व करो। आजकल लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म ना, जहाँ पे हर फाउंडर है, मतलब अच्छे से अच्छा फाउंडर है, जिनका ब्रांड ग्रो कर चुका है ना, 1000 करोड़ में है, जिनका ऑलरेडी AUM, फिर भी वो ऑलरेडी लिंक्डइन पे प्रेजेंट है, लिंक्डइन पे वो अवेलेबल है और अपने ब्रांड के बारे में लिख रहे हैं। तो आप उनके पहले तो उनके पोस्ट पढ़ो, वहां से उनको ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना उससे आपको एक तो बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी कि आप अपने ब्रांड में क्या कर सकते हो। एक तो ये बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, दूसरा आप उनसे वहीं पर ही रीच आउट भी कर सकते हो। धीरे धीरे उनके पोस्ट पे कमेंट करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे देखो, फाउंडर्स इजीली पहले तो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि वो चाहते नहीं आपकी एक्सेप्ट करना, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में बिजी है कि उन्हें दिख ही नहीं रहा कि आपने रिक्वेस्ट भेजी भी है। आप उनको रिक्वेस्ट भेज दो, और उसके बाद अगर नॉर्मल, मतलब जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो उनको एक मैसेज नॉर्मली लिखकर भेज दो कि आई एम रनिंग दिस ब्रांड, और ऐसे करके आप उनसे अप्रोच कर सकते हो बात वगैरह करने में। बट द सिंपलेस्ट थिंग इज, और द बेस्ट थिंग इज कि आप उनके पोस्ट पढ़ो, उन्हीं से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये सारी ब्रांड इंटरनेशनली ग्रो कर सकती है? खरीदेंगे तो इंडियन ही जो बाहर रहते हैं? नहीं, इंटरनेशनली भी ग्रो करती है, बहुत से ब्रांड्स हैं। आप टाइटन को ही देख लो। हाँ, मतलब वॉच तो पहनते हैं आउटसाइड इंडिया वाले भी, लेकिन अगर मान लें साड़ी की बात करें तो साड़ी तो फॉरेनर्स नहीं नहीं पहनते, इंडियंस पहनेंगे। लेकिन इंडियंस जाके फॉरेन भी तो शिफ्ट हो गए। हाँ, इंडियंस तो फॉरेन रहते हैं, हाँ वही खरीदेंगे।
और इवन इंडियन से ज़्यादा आजकल फॉरेनर्स को शौक है ट्राई करने का इंडियन। यस एक्चुअली आप किसी एग्जीबिशन में कोई आप एग्जीबिशन लगाओ और वहाँ पे आप अपने 10 प्रोडक्ट्स रख दो, आप देखो अगर वहाँ पे वो फॉरेनर्स आए ना तो उनको बहुत पसंद आएगा वो प्रोडक्ट, आई एम रियली लाइक दिस, और ऐसे करके वो लेके चले जाएंगे। आप बहुत से फॉरेनर्स को देखोगे, जब यहाँ पर मैंने दिल्ली में ही देखा है, वो बाहर से आते हैं, उन्होंने सूट्स वेयर करे होते हैं बहुत अच्छे से, तो करते हैं लोग वेयर। इंडियन पसंद करते हैं लोग। अब थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। फेवरेट बुक मैनिफेस्टेशन, दिस ऑरेंज बुक, मैनिफेस्ट बेहतरीन है, वो भी किसी वुमेन ने ही लिखा है, रॉक्सी नफोसी। मैनिफेस्ट है। और दूसरा अगर मैं वैसे बात करूँ तो मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो मैं ऑलरेडी इतना पढ़ लेती हूँ, इतना ज़्यादा कर लेती हूँ कि एंड तक हो जाता है कि बस। अगर किसी के पास जॉब है और बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, जैसे आपने कहा, तो वो क्या करे कि बुक का नॉलेज उसके दिमाग में आए, फीड होता रहे? सी एवरीथिंग इज लर्निंग। मैं रोज लिंक्डइन पे 1.5 आवर्स एक्टिव रहती हूँ, एटलीस्ट 8:30 टू लेकर 9:30 और 10 तक मैं एक्टिव रहती हूँ। नॉट बिकॉज कि मुझे वहाँ पर सिर्फ ग्रो करना है या मुझे अपने, एक्चुअली लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि मैं रहूँगा अवेलेबल तभी मेरे पोस्ट पे एंगेजमेंट आएगी, बट फॉर मी दिस इज़ नॉट द रीज़न। फॉर मी द मेन थिंग इज़ कि मुझे समटाइम्स आपके पास टाइम नहीं होता कि आप एक बुक उठाओ और आप 1 घंटा उसको पढ़ो। होता है, लोग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि मैंने 4 पेजेस कवर कर लिए, 5 पेजेस कवर कर लिए, बट हर किसी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वही मैं 1.5 घंटा, आप सोचो, लोगों के पोस्ट पढ़ती हूँ, फाउंडर्स के पोस्ट पढ़ती हूँ, हर फाउंडर ने कुछ ना कुछ लिखा होता है, उनके पोस्ट पढ़ती हूँ, और बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग होते हैं जिनके पोस्ट पढ़ती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो भी एक आपकी लर्निंग ही है। तो अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो लिंक्डइन पढ़ना शुरू कर दो। लिंक्डइन पे पोस्ट रीड करना शुरू कर दो। हाँ, वो हो सकता है कि लोग ऐसा भी लिखते हैं कि लिंक्डइन खोलता हूँ तो एंग्जाइटी होती है मुझे क्योंकि एवरीवन इज ग्रोइंग। लोग इंस्टाग्राम पढ़ते हैं, हाँ, रील देखते हैं। हाँ, रील से तो एक्चुअली बेहतर है वो तो ब्रेन को एकदम बेकार कर देता है। एक्चुअली आप अगर फोन उठा लोगे, आप रील स्क्रॉल करना शुरू करोगे ना, आप अननेसेसरी उसको करते जाओगे स्क्रॉल। बट अब एक बार के लिए, मतलब मुझे कभी एंग्जाइटी फील नहीं हुई, मुझे 3 इयर्स हो गए लिंक्डइन पर, मुझे कभी लिंक्डइन से एंग्जाइटी नहीं हुई। ठीक है, वो अपने पेस पे ग्रो कर रहे हैं, हम अपने पेस पे ग्रो कर रहे हैं, बट मुझे एटलीस्ट लर्निंग मिल रही है ना वहाँ से, दैट्स इट। वो आपका माइंडसेट सारी चीज़ें बदल देता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो वैसे ये सब डोपामिन का ही सोर्स, एक्चुअली डोपामिन हिट होती है, फिर कोई काम करने में लोगों को मन नहीं लगता। एक्चुअली फेवरेट एंटरप्रेन्योर, गजल अर्क। बिगेस्ट फियर? सो अगर मैं अपने बिगेस्ट फियर की बात करूँ ना, सो माई बिगेस्ट फियर इज कि मैं जॉब छोड़ने से बहुत डरती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, जबकि मैं ये चीज़, मतलब आई एम द मोस्ट सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि मुझे कोई आए और मुझे मोटिवेट करे, बट फिर भी मैं डरती हूँ उस चीज़ से। जबकि आई नो कि एवरीवन हैज़ सम कैपेबिलिटीज़ और सम काइंड ऑफ स्किल्स कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ करके ग्रो हो सकते हो, इसमें कुछ भी डरने की बात है ही नहीं। आप अगर, हो सकता है कि आज मैं जो टाइम 9 to 5 में जॉब में दे रही हूँ, हो सकता है कि अगर मैं कंटिन्यूसली 9 to 8 या 9 to 10 अगर रात में तक मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूँ, तो मे बी आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद बिजनेस उस लेवल पे होगा जो शायद 5 साल में होगा। मे बी ऐसा पॉसिबल है, बट मेरे अंदर ये बहुत बड़ा फियर है एक जॉब छोड़ने का कि व्हाट इफ अगर नहीं हुआ। इसी फियर की वजह से बहुत लोग स्टार्ट नहीं कर पाते। मतलब आप तो साथ में कर रहे हो, बहुत लोग साथ में भी नहीं कर पा रहे और इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार जॉब छोड़ दूँ क्या, पूरा फोकस करूँ बिजनेस पे, और महीनों निकाल देते हैं यूट्यूब वीडियो देखने में कि इस डिसीज़न को कैसे लें। तो कैसे ये सब माइंडसेट बदला जाए? देखो, पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी, एक बहुत अच्छी चीज़ है आपका माइंडसेट जिससे बदल सकता है। लोगों को लगेगा कि शायद ये सब बकवास है, बट मैंने अपने अंदर ये चेंजेस ना ऑब्जर्व किए हैं। पहली चीज़, मेडिटेशन। स्टार्ट योर डे विद मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, सिर्फ 5 और 10 मिनट्स। देयर इज़ नो नेसेसिटी कि आप बाहर बालकनी में जाओ, या फिर देयर इज़ नो नेसेसिटी कि आपको प्रॉपर एक प्लेस चाहिए। 10 मिनट का मेडिटेशन आप अपने रूटीन में ले आओ, एटलीस्ट 50% चेंजेस आपकी वहीं से आ जाएंगे। दूसरा चीज़, आपकी फूडिंग रियली मैटर्स। तीसरी चीज़, आप एक्सरसाइज वर्कआउट ज़रूर करो, क्योंकि आपका जो वर्कआउट होता है ना,
उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना माइंडसेट बदल चुका होगा। बहुत चेंज हो जाता है। इट्स बीन 3 years ऑफ लाइक, मैं 3 साल हो गए मुझे, आई हैव लाइक नेवर स्किप्ड माई एक्सरसाइज। और मेरे अंदर लाइक लोगों का होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रहा ऑफिस के साथ। बट ये चीज़ ऐसी है, मैं सोचती हूँ अगर मैंने ये एक दिन भी छोड़ दिया ना तो इससे मेरा बिजनेस और जॉब दोनों हैम्पर हो जाएगा। तो आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट कि मुझे इसको स्किप भी करना है। तो बस ये 3 चीज़ें आप लाइफ में करो, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, थर्ड हेल्दी ईटिंग। आधे से ज़्यादा चीज़ आपकी इसी से ही ठीक हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब अपने बिजनेस में ग्रो कर जाओगे, आप कब अपनी जॉब में ग्रो कर जाओगे। तो आपका माइंडसेट वहीं से बदलने लगता है। एक बेहतर मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। एक्चुअली आपका कहते हैं ना, एक आपकी जब डिसिप्लिन लाइफ बनने लगती है तो वो सारी चीज़ आपकी डिसिप्लिन में आने लग जाती है। तो डिसिप्लिन, ऐसे नहीं किसी ने कहा कि डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है। बहुत लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन बच्चों के लिए है, बचपन में सिखाते हैं कि डिसिप्लिन में रहो तुम। सबके लिए है। जब आप छोटे होते हो तब से लेकर आपके लिए वो एंड तक है। हाँ, ये नहीं कि आप वीकेंड में भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करो, बट एटलीस्ट 5 days आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करो। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, और इफ़ यू वांट टू सी द चेंजेस इन योर लाइफ और इन योर माइंडसेट, तो उसी से आधी चीज़ें बदल जाती हैं और चेंज हो जाती हैं। सक्सेस की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? लाइक इफ़ यू हैव एवरीथिंग, और आप अच्छे से जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप अच्छे से खा रहे हो, अपना फैमिली टाइम बिता रहे हो, मेरे हिसाब से यही बहुत बड़ी आपकी सक्सेस है। आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ी। हाँ, आपको किसी से भी परमिशन नहीं लेनी पड़ी। आपको कहीं जाना है या इवन आपको 4 दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ रहना है, उसके लिए आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ी। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइक, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सक्सेस है आपके लिए। लोग कहते हैं सक्सेस तभी होती है जब हम मर्सिडीज परचेज कर लेते हैं या BMW ले लेते हैं या एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला ले लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है ना कि आपकी सक्सेस ही वही है कि आप जो लाइफ में चाहते हो ना, आप वो कर पा रहे हो और अपने अकॉर्डिंग कर पा रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम देते हो। फ्रीडम, उस फ्रीडम के साथ कर पा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। लिंक्डइन या इंस्टाग्राम? बोथ। पर्सनल ब्रांडिंग में तो हेल्प करेगा ही दोनों ही, क्योंकि लोग बोलते हैं, सी इट्स ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कुछ लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम इज द बेस्ट और कुछ लोगों को लगता है लिंक्डइन इज द बेस्ट। बट आई थिंक बोथ प्लेटफॉर्म्स वर्क, दोनों ही अपनी जगह पे वर्क करते हैं। आप देखो, लिंक्डइन के थ्रू आपको अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपके बिजनेस को भी मिलती है, आपके ब्रांड को भी मिलती है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। लाइक लिंक्डइन पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वही अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाओ तो इंस्टाग्राम पे भी आपको अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लाइक आपके ब्रांड के रिलेटेड हो गया, आपकी सेल बढ़ती है। दूसरा, लोग आपके ब्रांड को जानने लगते हैं, लोग आपका पर्सपेक्टिव जानने लगते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं। तो इंस्टाग्राम का भी एक अलग ही है। तो दोनों ही वर्क करते हैं, बस एक ये कि आप उसको कितना इंटेंशनली यूज़ कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। मनी या हैप्पीनेस? बोथ, क्योंकि मनी होगी तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस भी होगी। लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं आती, बट आप ये देखो ना, पैसे से आपके पास फ्रीडम आ जाएगी, और जब फ्रीडम आ जाएगी तो हैप्पीनेस अपने आप है। हाँ, लोग बोलते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट यू डोंट नो। ठीक है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी आपके लिए वो चीज़ें खरीद सकती है। आप आज अगर फॉर एग्जांपल आप घर खरीदना चाहते हो और आप अपने पेरेंट्स को अगर वो घर गिफ्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे बताओ, बिना पैसे के आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप वो खुशी अपने पेरेंट्स को दे सकते हो। तो यस, मनी कैन आल्सो बाय हैप्पीनेस। हैप्पीनेस वाला सिचुएशन क्रिएट कर सकता है एक्चुअली। रिस्क या सेफ चॉइस? रिस्क, क्योंकि आप जब तक लाइफ में रिस्क नहीं लोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। सेफ चॉइसेस में आप फिर अपना रूटीन फॉलो करते रह जाते हो, मीडियोकर रह जाएगा आदमी। एक्चुअली रिस्क आपको लाइफ में लेना पड़ेगा। आप देख लो, जितने भी लोगों ने बड़े बड़े ब्रांड्स आज बिल्ड किए, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया था और आज कहीं पे पहुंचे हैं। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। आपको रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, बिना रिस्क के आपको कुछ नहीं मिलता। वन वर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? डू हार्ड वर्क। उसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। अगर सिर्फ एक एडवाइस देनी हो किसी एस्पायरिंग फाउंडर को, तो वो क्या होगी, और स्पेशली वुमेन फाउंडर को? देखो, मेरी एडवाइस यही होगी, अगर कोई भी वुमेन बिजनेस कर रही है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। लाइक एज अ वुमेन बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, और फैमिली को देखते हुए लोग आपको बहुत सारे कमेंट्स एंड एवरीथिंग सब कुछ कर रहे हैं।
उसको देखते हुए आपको बिजनेस करना है, तो मेरी एडवाइस यही होगी, जस्ट डू योर बिजनेस, डू द थिंग्स यू रियली वांट टू डू। सारी चीजें करते जाओ जो भी तुम करना चाहते हो। लोग जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट डू एट योर पेस, अपने पेस पे करते जाओ। दैट्स इट। ओके, ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ कि अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रैवल करने का और आप अपने 20 साल के उम्र वाले सेम आपसे मिलाया जाए आपको, तो क्या एडवाइस आप दे दोगे उसको, एक मंत्रा कि आपकी ज़िंदगी एकदम पूरी तरीके से बदल जाएगी? वो एडवाइस वो जो देख रहे हैं अभी पॉडकास्ट वो ले सकते हैं। करेज एंड फियर। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी चीज़ें करने से, बट अगर मैं 10 साल मुझे बैक जाने को कोई कहे और चीज़ें ठीक करने को कहे, तो मैं यही चीज़ सोचूंगी कि अगर आज जैसे मैं बोल्ड हूँ, अगर शायद मैं 10-20 साल पहले इतनी बोल्ड होती तो शायद आज और ही कुछ होता। तो यही है। एंड करेज की पहले उतनी करेज नहीं थी चीज़ों को करने के लिए। अगर कोई चीज़ आपके साथ गलत हो भी रही है तो बोलने के लिए वो करेज नहीं थी, बट आज वो करेज है। तो अगर मुझे जाके वो चीज़ें ठीक करनी हो तो यही है कि करेज एंड फियर, हिम्मत देंगे। यस, कि कर तो निडर होके। हाँ, निडर होके करना है और जस्ट बोल्ड होके करनी है चीज़ें बस। ओके, जो लोग अभी तक इतना पेशेंस है उनके पास कि 1 घंटे लगभग उन्होंने देखा पॉडकास्ट, उनको क्या 1 piece ऑफ एडवाइस आप देना चाहोगे? सो मेरी 1 piece ऑफ एडवाइस तो यही है सबको कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है कि सब कुछ हर कोई कहीं ना कहीं अपने लेवल पे ग्रो कर रहा है, तो उनको देखकर हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें उनसे इंस्पायर होना है कि अगर वो कर सकता है या वो कर सकती है तो वाई आई कैन नॉट, तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। तो उनको डीमोटिवेट नहीं करना है। दूसरा, जस्ट बाय योर टाइम। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना इज़ गुड, बट इतना भी नहीं कि हम अनइंटेंशनली उसको स्क्रॉल कर रहे हैं और जस्ट डीमोटिवेट हो रहे हैं। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, what you want in your life, what you want to do in your life. That's it. Alright guys, thank you so much for watching. See you in the next podcast.